हाँ भाई, नमस्कार। सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेस में। हाँ भाई, नमस्कार भाई, नमस्कार। और प्यारे बच्चों, थोड़ा सा क्या है कि न्यूक्लियर फिजिक्स को हम थोड़ा सा और डीप में स्टडी करेंगे। मतलब थोड़ा सा क्या है कि आराम आराम से पढ़ेंगे, लिख लिख के पढ़ेंगे। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज क्लासेज हैं अपनी न्यूक्लियर फिजिक्स की भी यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है। जहां पर लगेगा कि पोर्शन थोड़ा इजी है और समझाने का कुछ उसमें बिल्कुल है भी नहीं, तो फिर वहां पर क्या है कि हम चीज़ों को डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा मेरा मन था कि आपको और अच्छी तरीके से चीज़ों को पढ़ाया जाए, चीज़ों को सिखाया जाए। ठीक है प्यारे बच्चों। और आप सभी के लिए खुशखबरी ये है, देखो मेरी बात ध्यान सुनना। क्वांटम फिजिक्स में जितना भी पोर्शन अपन ने करवा दिया, जितने भी नोट्स आपको मैंने प्रोवाइड करवा दिए हैं, हालांकि लेक्चर मतलब यूनिट नंबर 4 वो है, उसको भी लगभग 50% सर ने करवा दिया था। उसमें जो भी पोर्शन बचा है वो सर करवा देंगे आपको, ठीक है। लेकिन अब सॉलिड और न्यूक्लियर पे पूरा फोकस कर लो, क्योंकि न्यूक्लियर में एक यूनिट हो चुकी है, थर्ड चल रही है आपकी। अब अपना जो सॉलिड वाला पेपर है ना, वो भी मैं एक दो दिन के अंदर चालू करने वाला हूं। एक दो दिन के अंदर ही सॉलिड का पेपर भी चालू आपका कर दूंगा मैं, ताकि दोनों पेपर पैरेलल में चलते रहेंगे। और जनवरी फरवरी एंड तक भी कभी भी दोनों पेपर खत्म होंगे तो एक साथ खत्म हो जाएंगे, ताकि जब भी खत्म हो एग्जाम दिया ना, खत्म होते ही काम खत्म, है कि नहीं है। तो दोनों पेपर एक साथ चलाने से क्या होगा, फायदा ये होगा कि भाई क्लासेज भी लगा लेंगे अपन, और सिलेबस भी आपका थोड़ा जल्दी कवर हो जाएगा। ये फायदा होगा बस, और फायदा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलते हैं, और एक बार कमेंट करके बताओ कि थोड़ा साइड में क्या है कि थोड़ा शोर है, मशीन वशीन चल रही है, कंस्ट्रक्शन की मशीन चल रही है मान लो आप। तो ज़्यादा शोर आ रहा है कि आपको, या फिर सही आ रही है, ऑडियो वीडियो क्वालिटी एकदम सही है? कोई दिक्कत है तो बताओ फटाफट से। हाँ भाई। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक था, हालांकि स्पीड तो मैं यहाँ पे भी रखूंगा, लेकिन थोड़ा आराम आराम से पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं भैया? हम यूनिट, ये मार्कर ही खराब हो गया भैया। यूनिट नंबर थर्ड पढ़ रहे हैं, किसमें? न्यूक्लियर फिजिक्स में। ठीक है। इसको क्या है कि थोड़ा सा खुला छोड़ दिया मेरे हिसाब से, तभी ये थोड़ा सा बैठ गया भैया, क्योंकि आपको पता है सर्दी इस टाइम पे एक दिन तेज हो रही है। तो इसमें इंक विंक डालते हैं, 1 मिनट रुको। तब तक आप थोड़ा सा पेशेंस रखो भैया। अभी तो कुछ नहीं दिख रहा होगा आपको इसके अंदर, क्योंकि अभी तो क्या है कि मामला थोड़ा शाही में, एक बार देखते हैं, करते हैं इसको सही अभी। और ये वाला मार्कर क्या थोड़ा सही है यार। हाँ भाई, थोड़ा चला के। हाँ भाई, अब तो चल रहा है, चल रहा है। आ जाओ। चलो भैया, किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या है तो अभी मुझे कमेंट कर सकते हो भैया तुरंत, नो प्रॉब्लम है। हाँ भैया, गुड मॉर्निंग भैया सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो, अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको स्पीड से पढ़ाऊंगा, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि आज जो मैं पढ़ाऊंगा ना आपको, उसमें आपको शानदार मजा आने वाला है। तो यहाँ पर हम ऊपर हेडिंग डालेंगे। पहले तो यूनिट हम पढ़ रहे हैं हमारी कौन सी भैया? तीसरी। ठीक है। और न्यूक्लियर फिजिक्स हम यहाँ पे लिख देते हैं। क्लियर भैया? प्यारे बच्चों, जो टॉपिक हम कल स्टार्ट करने वाले थे, उस टॉपिक का नाम है, मैं यहां पे लिख देता हूं भैया, रेखीय अवशोषण का नियम। नोट्स आपके पास पहले से अवेलेबल है,
तो थियोरेटिकल पोर्शन जो है वो आप वहां से भी रीड कर सकते हो, मैं आपको केवल और केवल लॉजिक पे बात करवाऊंगा भैया। रेखीय अवशोषण का नियम, अगर मैं इसको इंग्लिश में कहूं तो आप कह सकते हो इसको लीनियर एब्जॉर्प्शन लो। ठीक है, लीनियर एब्जॉर्प्शन लॉ। अब ये नियम क्या कहता है, देखो इससे थोड़ा सा ऊपर मैंने कहा था कि आप इसको खुद रीड कर लेना, डू सेल्फ कुछ पढ़ने को कहा था मैंने। ठीक है, तो मेरे पास में जो गामा रेज होती हैं, या फिर आप कह सकते हो गामा रेडिएशन, गामा किरणें, उनके लिए बात करते हैं हम। जो गामा किरणें हैं, गामा रेज हैं, अगर मैं बात करता हूं इनकी तीव्रता, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं इंटेंसिटी, और उसको आई से डिनोट करते हैं। और एक मेरे पास में जो गामा किरणें हैं, अब सपोज करो कोई भी आपके पास एक रिएक्शन है और उस रिएक्शन में से गामा किरणें निकल रही हैं, तो देखो अगर मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूं, सपोज करो ये मेरे पास कोई मैटर है और इस मैटर में से गामा किरणें निकल रही हैं इस प्रकार से, ये देखो ये जो आपकी लाइनें दिख रही है ना, ये आपकी लाइनें हैं किसकी हैं, गामा किरणों की हैं। इस तरीके से आपकी गामा रेडिएशन यहाँ पे बाहर निकल रही है इस पार्टिकल के अंदर से। तो भैया ये आपका जो गामा रेडिएशन है, एक तो इसकी तीव्रता, इसकी इंटेंसिटी कि भाई कितनी तेजी से यहां से गामा किरणें बाहर निकल रही हैं, और दूसरी बात क्या है कि भैया ये जो आपका एक पाथ सा बन गया ना, गामा किरणों के निकलने का एक रास्ता सा बन गया, इस रास्ते की मोटाई या फिर इसकी लेंथ कितनी है, भाई ये लेंथ हो गई, और मोटाई का मतलब क्या होता है कि भाई कितनी मोटी है ये लेंथ। ठीक है, तो भैया इसको अपन डिनोट करते हैं भैया किससे, डी एक्स से। तो मैंने क्या कहा कि गामा किरणों के बारे में हम थोड़ा बहुत स्टडी करते हैं। पहली बात तो इसकी तीव्रता इंटेंसिटी, और दूसरी इसकी मोटाई, दूसरी इसकी मोटाई, और जिसको हम कहेंगे विड्थ बोल दो। ठीक है, बात क्लियर। तो अब यहां पे हम बात कर रहे हैं कि भैया रेखीय अवशोषण का जो नियम है, अगर मैं उसको सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करूं तो मैं आपको बता सकता हूं कि भैया इस नियम के अनुसार गामा किरणों की जो तीव्रता है, उसकी जो इंटेंसिटी है, उसमें परिवर्तन, उसमें जो बदलाव होगा, वो गामा किरणों की प्रारंभ में जो आपकी इंटेंसिटी है और उसकी जो मोटाई है उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बात समझ में मेरे साथ बैठी नहीं है, देखो मेरे बात सुनना प्यारे बच्चों, यहां पे लिख रहा हूं मैं डी आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आई डॉट में डी एक्स के। अब मुझे कोई बता सकता है कि यहां पर ये आई क्या है और डी एक्स क्या है। यहां पर ये जो आई है ये गामा किरणों की क्या है भैया, तीव्रता है, ये भी गामा किरणों की तीव्रता है, और ये उसकी भैया मोटाई है। लेकिन मैं आपको बताऊं यहां पर इस डी आई का मतलब क्या है, इस डी आई का मतलब है कि इंटेंसिटी में परिवर्तन, चेंज इन इंटेंसिटी, तीव्रता में जो बदलाव है उसको शो कर रहे हैं अपन डीआई से। क्योंकि आपको पता है यार, हम पढ़ते आ रहे हैं मैथमेटिक्स में, हमने इतनी बार पढ़ लिया है कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, बदलाव। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं कि इंटेंसिटी में जो बदलाव होगा वो स्टार्टिंग में इंटेंसिटी और आपकी गामा रेज की मोटाई की क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और इस तरीके से इसी फॉर्मूले की सहायता से हम यहां पे रेखीय अवशोषण का जो नियम है उसको थोड़ा सा प्रूफ करते हैं भैया। एक बार इसको मैं कोने में लिख देता हूं ताकि मैं पूरा इसको ढंग से प्रूफ कर सकूं। प्यारे बच्चों, हमने क्या कहा कि जो आपके पास में इंटेंसिटी है डी आई, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी आई डॉट में डी एक्स के। इसको समीकरण नंबर 1 भी आप दे सकते हो, कोई समस्या नहीं है मेरे हिसाब से। अब आपने कहा कि गुरुजी कुछ भी नहीं है, प्रारंभ में इंटेंसिटी जो होगी और उसकी जो मोटाई होगी उन दोनों के प्रोपोर्शनल है आपके चेंज इन इंटेंसिटी, तीव्रता में परिवर्तन। जैसे ही मैंने यहां पर ये समानुपाती, ये कह सकते हो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाया, तो यहां पर माइनस का म्यू एक कोफिशिएंट निकल के आता है, और वो आपका साफ सी बात है लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ही होगा। और तो क्या होगा, हम क्या पढ़ रहे, ही तो पढ़ रहे, चलो ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हम आगे चले, हमने क्या करा भैया कि जो ये आई है ना, इस आई को इस डी आई के नीचे लिया है, मैं डी आई अपॉन में आई कर दिया, इज इक्वल टू मैंने कर दिया माइनस का म्यू डॉट में डी एक्स। बताओ
कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब मैंने क्या करा, ये थोड़ा सा क्या है आपकी पट्टी है, इसको हटा देता हूं मैं, हटा दो उसको, ये हट गई। अब ध्यान सुनना, हमने क्या करा कि यहां पर दोनों तरफ ये समाकलन कर दो, ये मैंने यहाँ पे चुपचाप समाकलन निपटा दिया, ठीक है। अब यहां पे आपको पता है समाकलन की अगर मैं लिमिट की बात करूं, तो लिमिट, देखो लिमिट का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपसे जनरली पूछूं कि व्हाट इज द लिमिट, भैया लिमिट परिवर्तन के साथ जुड़ी हुई है, बदलाव के साथ लिमिट जुड़ी हुई है। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं घर से स्कूल की तरफ जा रहा हूं, ठीक है, तो कहने का मतलब मैं अपने आप में परिवर्तन करूंगा, यानी कि मैं यहां से चलना स्टार्ट करूंगा और कहां जाऊंगा, स्कूल की तरफ। तो भैया घर से लेकर जो स्कूल हम जा रहे हैं ना, तो लिमिट कहां से स्टार्ट हुई है आपकी, कहां से जो चले हो आप, घर से चले हो और कहां जा रहे हो, स्कूल की तरफ जा रहे हो। तो भैया घर से लेकर स्कूल आपकी लिमिट हो जाएगी, और आप बीच में जो चल रहे हो चल रहे हो चल रहे हो चल रहे हो, यानी कि आपकी जो पोजीशन है उसमें परिवर्तन जो हो रहा है वो शो करेगा डेरिवेटिव वाले टर्म को। और ये जो मेरे पास में घर से लेकर मैं चलूंगा कहां तक, स्कूल तक, ये आपकी हो जाएगी लिमिट। तो भैया उसी प्रकार यहाँ पे अगर मैं आई की लिमिट को शो करूं, मतलब प्रारंभ में आपका जो आई का मान है वो कितना था, आई नॉट, और उसके बाद में आपकी लिमिट हो जाएगी आई तक, ठीक है, आई नोट से आई तक। और यहां पे अगर एक्स की मैं बात करूं, क्योंकि मैं बात करूं, देखो यहां पे म्यू है, ये तो कांस्टेंट है, तो यहाँ एक्स की बात करूं तो यहां से एक्स की वैल्यू है 0 से लेकर एक्स, और एक्स क्या है, मोटाई है उसकी यार, ठीक है। चलो, तो यहां पर इतना मामला क्लियर है, मेरे हिसाब से कोई समस्या यहां तक नहीं होगी। फिर उसके बाद थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। फिर हमने देखा कि हमने इसका समाकलन कर दिया, और 1/i या फिर 1/x क्या होता है भैया, log x, तो log x हो गया। और सिंपल तरीके से हमने इसका इंटीग्रेशन जो है आई नोट से लेकर आई तक डिफाइन करा, इज इक्वल टू मेरे पास है, चलो भाई अच्छी बात है, इज इक्वल टू में फिर मेरे पास क्या है, माइनस का म्यू डॉट में dx मेरे पास में है, तो यहाँ पे माइनस का म्यू तो बाहर आ जाएगा, और dx का x आ जाएगा, लिमिट 0 से लेकर x लगा दो। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि इधर की साइड में भाई यहाँ पे लगाओगे ना तो कितना आ जाएगा, देखो log i माइनस का log आई नोट इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना है, माइनस का म्यू एक्स, और ये माइनस का म्यू एक्स ही आ जाएगा। अब आपको पता है कि log m माइनस का log n का फॉर्मूला सब जानते हैं, तो log m अपॉन में n बराबर में माइनस का म्यू एक्स, ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं, लिखने की कोशिश करूं, तो सपोज करो एक काम करता हूं मैं, log है हमारे पास, इस log को अगर मैं इधर ले जाऊंगा, भाई log को अगर मैं उधर ले जाता हूं तो साफ सी बात है ये e की पावर में जाएगा। तो आप देख सकते हो कि i, और बराबर में आई नोट को भी मैं उधर ले जाता हूं, आई नोट, और ये log इधर जाएगा, तो e की पावर में माइनस का म्यू एक्स आपका बन जाएगा। और यही आपका रेखीय अवशोषण का नियम कहलाता है, आई बराबर आई नोट ई की पावर म्यू एक्स। बताओ भाई, किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, किसी बच्चे को, ठीक है, कुछ वर्ड इधर उधर हो जाए तो आप देख लेना। तो हमने सीखा क्या, हमने रेखिक अवशोषण का नियम जो है, लीनियर एब्जॉर्प्शन लॉ है, इससे हमने सीखा क्या है प्यारे बच्चों, इसने हम मतलब इस नियम ने हमें यही सिखाया है कि जो गामा किरणें हैं, उन गामा किरणों की इंटेंसिटी, तीव्रता में जो परिवर्तन होता है वो इंटेंसिटी और उसकी मोटाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब इसको हमने थोड़ा बहुत आगे सोल्व किया, लिमिट लगाई इंटीग्रेशन के अंदर, तो हमने देखा कि आई बराबर आई नोट ई की पावर म्यू एक्स एक नियम निकल के आ गया जो कि इंटेंसिटी को शो करता है। और ये जो आपका नियम है ये लीनियर एब्जॉर्प्शन का लॉ कहलाता है। कभी कभार 1 नंबर में 1.5 नंबर में आपसे सवाल पूछ लिया जाता है इसके बारे में। तो मुझे लगता नहीं है कि यहां पर तो किसी बच्चे को कोई समस्या होगी, किसी प्रकार की कोई परेशानी होगी। चलो भैया, बहुत ही शानदार बात है कि आपको कोई समस्या नहीं है, समस्या हम आने भी नहीं देंगे पहली बात तो, ठीक है। चलो भैया, अब यहां पे आप देख सकते हो थोड़ा बहुत कि आई बराबर क्या है, आई नोट ई की पावर में माइनस का म्यू एक्स है। अब आपको पता है कि ये जो एक्स मेरे पास डिस्टेंस है, इसका अगर मैं मान बढ़ा दूं तो यहां पे क्या लगा, माइनस का म्यू एक्स है। एक्स का जो मान है उसको बढ़ाने पर
आपका इंटेंसिटी आई का जो मान होगा ना वो कम होगा। तो लिख सकते हो आप कि जब अगर हम डिस्टेंस दूरी का मान बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी का मान ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है। चलो उसके बाद हम बात करते हैं, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, आई बराबर आई नोट ई की पावर माइनस का म्यू एक्स। इतना पूरा मामला क्लियर है ना। चलो भैया, अब ये आपके नोट्स में पहले लिखा हुआ है, अगर कोई लिखना चाहता भी है साथ साथ तो मेरे साथ साथ भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उतारने का मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा आपको, क्योंकि फिर वही बात है ना, फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अपना काम है मेन एक्सप्लेनेशन करने का। बाकी नोट सोर्स तो आपको मैंने पहले दे रखे हैं यार, नोट सोर्स की तो टेंशन लेनी नहीं चाहिए आपको बिल्कुल भी। अब प्यारे बच्चों एक बात बताओ, हमने लीनियर एब्जॉर्प्शन लॉ पढ़ लिया ना। अब अगर मैं यहां पे छोटी सी हेडिंग डालूं, क्या, लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, रेखीय अवशोषण का गुणांक, तो प्यारे बच्चों एक कंडीशन लो। मैंने माना अगर सपोज करो म्यू बराबर कितना है 1 में एक्स है, तो उस कंडीशन में, और म्यू क्या है मेरे पास में, ये म्यू ही आपका लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है, रेखीय अवशोषण गुणांक आपका है म्यू। अगर सपोज करो इस म्यू का मान मैंने 1 में एक्स ले लिया, तो भैया यहां पर क्या कंडीशन बन सकती है, आई बराबर देखो आई नोट ई की पावर माइनस का, और म्यू का मान कितना भैया 1 में एक्स, फिर मल्टीप्लाई में एक्स, वैसे ही है, तो यही मामला कैंसिल हो जाएगा। तो आई बराबर कितना आ गया मेरे पास में, आई नोट और ई की पावर -1 ही आएगा। ठीक है, यही तो होगा। और इस माइनस ई को अगर मैं ऐसा लिखना चाहूं तो लिख सकते हैं, पावर में -1 है, नीचे उतार दिए मैंने। अब इस पूरी वैल्यू को जब आप सोल्व करोगे भाई, ई का जो मान है, ठीक है, अगर उसको आप रख के यहाँ पे सोल्व करते हो तो आई बराबर आई नोट, और इसका जो मान लगभग आप चेक करोगे तो 2 पॉइंट कुछ वैल्यू निकल के आती है। ठीक है, तो भैया यहां पर है, ये पूरा जब आप इसका डिवाइड लगवाओगे तो इधर मामला जो बनेगा ना लगभग वो कितना बनेगा, ये बनेगा 36.7%। या फिर आप कह सकते हो आई बराबर आई नॉट मल्टीप्लाई 0.37, ये आपका बनेगा आई का मान। हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैंने तो आपको इतना बता दिया कि लीनियर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट जो होगा वो म्यू होगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ कंडीशन ले लेता हूँ, म्यू बराबर 1/x, बाकी आपकी इच्छा है यार, म्यू का मान में 1/2x 1/3x कुछ भी ले लो, लेकिन मैंने तो कंडीशन मानी है कि नॉर्मल अगर हम ले लें तो हमारे पास आई का मान कितना हो जाएगा, मतलब इंटेंसिटी का जो मान है वो कितना हो जाएगा, वो हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे थे, बस काम खत्म। ठीक है, और एक छोटी सी बात यहाँ पे लिख देना कि जो मेरे पास म्यू है ना, म्यू, इस म्यू का मान है, या फिर इसका मात्रक, या फिर इसकी यूनिट आप कह सकते हो, इसकी यूनिट जो होगी वो होगी मीटर इनवर्स। इसकी जो इकाई होगी, इसका जो मात्रक होगा वो होगा मेरे पास में मीटर इनवर्स। ठीक है, मेरे हिसाब से कैलकुलेशन में कहीं समस्या है, बिल्कुल भी नहीं होगी, 1% भी नहीं होगी। ठीक है, चलो अब लीनियर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट पढ़ने के बाद इसी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक और आता है, और वो है मेरे पास में मास एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, द्रव्यमान अवशोषण गुणांक। ठीक है, हालांकि मैं आपको बताऊं यहां पर रेखीय अवशोषण का नियम है, उसी प्रकार द्रव्यमान अवशोषण का नियम भी होगा, लेकिन यहां पर अपने सिलेबस में दिया हुआ है, नहीं तो हम उसको नहीं पढ़ेंगे भैया। ठीक है, कभी कभार 1 नंबर में पूछ लेता तो बता देना भैया, नहीं तो बाकी तो देखो, मैं तो आपको इतना एक्स्ट्रा करवा रहा हूं पहले ही कि भैया मेन टॉपिक तो बात की बात है, लेकिन पहले छोटे छोटे टॉपिक को भी कवर करना पड़ेगा। आ जाओ भैया, सारे बच्चे अब फोकस करेंगे बिल्कुल बोर्ड पर सामने। अब मेरा अगला जो टॉपिक है ना, उसी का छोटा सा टॉपिक है, यह है अपने पास में द्रव्यमान अवशोषण गुणांक। अवशोषण गुणांक इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको,
मास एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, MAC, मैक। अब ये क्या है? देखो कुछ भी नहीं है, जो आपने अभी लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट पढ़ा है म्यू, ठीक है, और उसके साथ साथ में एक और कोफिशिएंट पढ़ना पड़ेगा आपको, बताते हैं भैया। द्रव्यमान अवशोषण गुणांक को लिखेंगे हम किससे? म्यू एम से, इज इक्वल टू में इसका जो मान होगा ना, लीनियर कोफिशिएंट अपॉन में वॉल्यूम आयतन। अब देखो आयतन को कैसे लिखते हैं अपन, याद करो थोड़ा बहुत। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भैया? आयतन बराबर, बताओ। आयतन नहीं है यार ये, एक मिनट रुको, वॉल्यूम, एक मिनट रुको। जो मेरे पास में रो है, रो, ये क्या है भैया? क्योंकि वॉल्यूम आयतन तो हम इस प्रकार लिखते हैं। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, थोड़ा सा क्या है कि माइंड से आउट हो गया था। ये है हमारे पास जो फॉर्मूला, याद है आपको? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। बिल्कुल आउट हो गया था फॉर्मूला दिमाग से। ये फॉर्मूला तो हमने 8th क्लास में पढ़ा था, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। तो रो इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। ये मेरे पास में रो क्या है? ये है मेरे पास में घनत्व, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम, तो रो इज इक्वल टू एम अपॉन में वी। तो बस यहां पे रो क्या है? आपका डेंसिटी है, घनत्व है। तो आप कह सकते हो कि म्यू एम जो है, द्रव्यमान अवशोषण गुणांक जो है, ये रेखीय लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट और डेंसिटी का रेशियो है, उसका अनुपात है। मामला सेट है भैया। चलो, तो थोड़ा बहुत इसको सोल्व करना चाहो आप, सोल्व तो खैर क्या करोगे, बस नॉर्मली एक नंबर में पूछता है आपसे कि व्हाट इज द मास एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, ठीक है। अब सिंपल आपने देखा था कि यार मेरे पास जो म्यू है, इस म्यू का जो मात्रक होगा, इसकी यूनिट होगी, वो तो थी मीटर इनवर्स। अगर मैं यहाँ पे म्यू एम की इकाई पूछूं तो क्या निकल के आएगी भैया? देखो, अब सिंपल सी बात है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि रो इक्वल टू क्या होता है? एम अपॉन में वी होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूं अगर मैं वी अपॉन में एम, अगर मैं इसकी यूनिट निकालना चाहूं तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम है, वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब, म्यू की मैं निकाल चुका हूं एम इनवर्स, अपॉन में मास का एम स्क्वायर। कौन से नशे में हूं मैं? द्रव्यमान, ये मास, अभी ये मास, द्रव्यमान की इकाई होती है केजी, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? देखो एम स्क्वायर अपॉन में केजी। तो ये आपकी यूनिट आ गई किसकी भैया? आपके म्यू एम की। और म्यू एम क्या है मेरे पास में? द्रव्यमान अवशोषण गुणांक, मास एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। बताओ भी, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे? मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होगी। किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप मुझे तुरंत के तुरंत कमेंट फेंक सकते हो, मैं बैठा हूं कमेंट के लिए। हाँ भाई, चले हम आगे। हाँ भाई, एसपी, एसपी शर्मा। हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को याद आ गई, याद आ गई, डेंसिटी याद आ गई थी यार। वो क्या है कि थोड़ा बहुत क्या है कि ये बार दिमाग से आउट हो जाती है ना बातें, और रोटी सब्जी खाने के बाद दिमाग से आउट हो जाती हैं बातें यार, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी बातें आप पढ़ चुके हो भैया, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, बिल्कुल रफ्तार के साथ में, थोड़ी सी रफ्तार पकड़ लेते हैं। देखो मैं तो ये मानता हूँ कि थोड़ी बहुत, देखो ईमानदारी की बात है यार, जब मैंने कल क्लास ली ना, मैं अपनी क्लासेस को खुद देखता हूँ एक बार, है ना, तो मुझे लगा कि यार मतलब डायरेक्टली थ्योरी पढ़ाने से भी बच्चे के माइंड में बातें कम बैठती मेरे हिसाब से देखा जाए तो।
तो मुझे लगा कि यार इस तरीके से पढ़ा तो सकते हैं बच्चों को, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि बच्चे के माइंड में जब पहली बार बच्चा पढ़ता है ना तो लॉजिक समझ में कम आता है उसको। लेकिन एक बार मैं लिख लिख के अगर बता दूं बच्चों को किसी टॉपिक को, तो वो टॉपिक उसके दिमाग में सेट हो जाता है। तो मेरी कोशिश यही रहेगी, और जब भी कोई सिंपल टॉपिक आएगा, इजी टॉपिक आएगा, तो जैसे सुटेबल होगा वहां पे पढ़ा देंगे अपन, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरीके से थोड़ा सा और भी बेटर वे में हम चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो थोड़ी स्पीड रख लेंगे, आपके पास नोट्स तो पहले अवेलेबल है ही, थोड़ी स्पीड रखने के साथ साथ जितना मैटर वहां पे कवर करवाते हैं उतना यहाँ पे कवर करवा देंगे। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हमारा जो टॉपिक है अगला, ये टॉपिक है अर्ध मोटाई। अब ये टॉपिक भी आधे नंबर में काफी बार पूछा गया है, आधे नंबर में, एक नंबर में बहुत बार पूछा गया है। अर्ध मोटाई, जिसको अपन इंग्लिश में कह सकते हैं हाफ गर्लफ्रेंड, हाफ गर्लफ्रेंड नहीं भी, हाफ थिकनेस, ठीक है। अर्ध मोटाई, हाफ थिकनेस। अब यहां पे ये क्या होती है, ध्यान सुनना। अर्ध मोटाई की जो वैल्यू होगी वो गामा, जो रेज हैं, गामा किरणें हैं, उनकी मैक्सिमम इंटेंसिटी की आधी होगी। मतलब ध्यान समझना कि मेरे पास में जो अर्ध मोटाई है ना, इस अर्ध मोटाई को मैं लिखना चाहूंगा किससे, x1/2 से, ठीक है ना। तो ये जो मेरे पास x1/2 आएगी ना, ये जो अर्ध मोटाई है, ये अर्ध मोटाई मैं कब निकालूंगा, जब मेरे पास में गामा किरणों की जो तीव्रता है, वो तीव्रता भी बाई 2 कर दो आप। गामा किरणों की जो इंटेंसिटी है, जो तीव्रता है, उसको भी मैं आधी कर दूंगा ना, तो उस कंडीशन में आपकी जो विड्थ निकलेगी, आपकी जो थिकनेस निकलेगी, वो निकलेगी x/2। अरे कहने का मतलब क्या है कि एक मेरे पास एक कण है, एक पार्टिकल है, और इस पार्टिकल के लिए, जैसे मान लीजिए पार्टिकल है, और इस पार्टिकल में मान लीजिए कि जो आपकी गामा किरणें हैं वो इस प्रकार निकल रही हैं बाहर की तरफ, ठीक है। अब ये गामा किरणें निकल रही है ना, तो इस टाइम पे तो क्या है भैया कि इस गामा किरणों के लिए जो मोटाई होगी वो x होगी, और जो इंटेंसिटी है मेरे पास में I होगी। सपोज करो मेरे पास में x1/2 निकालना है, तो मुझे यहां पे इंटेंसिटी भी 1/2 करनी पड़ेगी ना। तो वही तो कह रहा हूं मैं आपसे। लॉजिक इस प्रकार क्लियर होंगे ना, आप खुद सोचोगे कि यार ये इतना सिंपल था क्या। बिल्कुल इतना ही सिंपल है, लैंग्वेज बनाने की आवश्यकता नहीं है। अर्ध मोटाई आप लिख सकते हो कि मुझे अर्ध मोटाई निकालने के लिए, हाफ थिकनेस निकालने के लिए, आपकी जो गामा किरणें हैं उनकी इंटेंसिटी को आधी करनी पड़ेगी, और जब गामा किरणों की इंटेंसिटी, तीव्रता आधी हो जाएगी, उस कंडीशन में जो थिकनेस, जो मोटाई निकल के आएगी, वो मेरे पास में अर्ध मोटाई के बराबर होगी। ये होता है लॉजिक पढ़ाने का। अब आओ भैया, इस x/2 का मान निकालते हैं भैया। हाफ मोटाई, हाफ थिकनेस है, इसका जो मान है वो निकाल के बताते हैं आप। आ जाओ भी सारे बच्चे, फटाफट फोकस करेंगे यहाँ पे। प्यारे बच्चों एक बात बताओ, हमने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको एक छोटा सा फॉर्मूला चिपकाया था, I बराबर I0, और e की पावर में माइनस का μx, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया था बहुत ही शानदार तरीके से। समीकरण नंबर 1 इसको दे सकता हूं मैं, ठीक है। मैंने क्या कहा था अभी आपसे कि मैंने x बराबर लूंगा x1/2, और उसी कंडीशन में I का जो मान है वो मुझे लेना पड़ेगा I0/2। चलो दोनों बातें सही हैं। अब क्या करो भैया, यहां पे मान पुट कर दो, तो देखो ये आ जाएगा मेरे पास में I0/2 इज इक्वल टू, I0 तो ऐसे कैसे रहेगा, और e की पावर में माइनस का म्यू, और ये x1/2 आप इसको लिख लो। थोड़ा ध्यान देना भैया, इस x को लिखो ना इस प्रकार लिखना, ताकि क्या दिखे कि ये x1/2 है, ठीक है ना। कई बच्चे इसको ऐसे लिख देते हैं, अरे नहीं ऐसा मत लिखना भैया, ठीक है ना, बात क्लियर है, ठीक है। हालांकि लिखना चाहो तो भाई एक बात, तो ये x मेरे पास में है और इसमें x/2 लिख दूं तो बात तो बराबर ही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन इसको लिखने की बजाय आप ये लिखना, ठीक है ना। चलो
कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, बस ये है कहने का मतलब। अब जैसे मैं थोड़ा आगे चला, यहाँ पे आई नोट ई की पावर म्यू एक्स और 1/2 मैंने लिख दिया है। अब मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि यार ये जो आई नोट है वो तो कट सकता है यहाँ से, मामला खत्म करो इसका। तो यहाँ पे 1/2 बराबर में ई की पावर माइनस का म्यू मल्टीप्लाई में, और ये हो जाएगा मेरे पास एक्स। अब एक बात बताओ, मुझे इस एक्स 1/2 का मान निकालना है, मैं क्या करूं इसके लिए? एक काम कर सकते हो आप, बताओ भैया। एक काम हम ये कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे ई की पावर क्या है, म्यू डॉट में एक्स 1/2 मेरे पास में है कि नहीं, ये बताओ। हम अगर इसको नीचे उतारना चाहें तो इस पावर को, अगर मैं इस पावर को नीचे उतारना चाहूंगा तो मैं कैसे उतार सकता हूं, कोई मुझे बता सकता है? इसके लिए मुझे log लेना पड़ेगा, ठीक है। log ले लूं मैं, तो भैया यहां पर log लेने पर, क्योंकि आपको पता है अब छोटे बच्चे तो हो नहीं, आपने 12th क्लास में पढ़ा था कि जब भी हम किसी भी वैल्यू को पावर में देखते हैं, पावर में देखते ही हमें हमारे दिमाग में log को लेके आना पड़ता है। और log जैसे आएगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो log मेरे पास में 1/2। अब log और e की पावर वाले फंक्शन जो होते हैं वो तो एक दूसरे के जाने दुश्मन होते हैं, जैसे log आएगा e बाहर हो जाएगा, तो मेरे पास में माइनस का म्यू डॉट में x 1/2, ठीक है। अब यहां पे इस माइनस को कहीं पर भी रख लो यार, क्या फर्क पड़ेगा, इधर लिया उधर लिया बात बराबर ही है, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलता हूं मैं, माइनस का म्यू ऐसे कैसे मेरे पास में है, ठीक है। एक काम करो, ये मेरे पास में log 1/2 है ना, तो log m अपॉन में n, फॉर्मूला क्या कहता है, log m माइनस का log n, यानी कि log 1 माइनस का log 2, यही तो फॉर्मूला है ये। माइनस का मेरे पास में म्यू डॉट में x 1/2, है कि नहीं है बेटा? अरे बात सही है कि नहीं है? अब log 1 का मान 0, अब मेरे पास क्या बचेगा, ओनली माइनस का log 2 इज इक्वल टू माइनस का म्यू डॉट एक्स 1/2, माइनस माइनस प्लस। और मुझे किसका मान चाहिए था बताओ? मुझे चाहिए था x 1/2 का मान, जो कि आपके सामने आ चुका है, कितना? यह आ गया मेरे पास में log 2 अपॉन में म्यू। और आप सभी को पता है कि यहां पर x 1/2 है, ये तो अपनी हाफ थिकनेस हो गई, और ये मेरे पास में जो म्यू भाई साहब है, ये लीनियर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट मेरे पास में आ गया है। बाकी log को आप जानते हो, ये आपका आंसर आ गया। फटाफट कमेंट करो, देखो भैया जितना टाइम लगाओगे उतना मजा मेरे को नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। और मुझे लगता नहीं है कि हमने जिस प्रकार आपको पढ़ाया है, ठीक है, अपन डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाते भी थोड़ा बहुत टाइम कम लग जाता है, 20 मिनट लग जाते हैं, लेकिन यहां पर हमने चीजों को थोड़ा और अच्छी तरीके से पढ़ा है, लिख लिख के पढ़ा है, ताकि हमें चीजों को और मतलब क्लियरिफिकेशन हो ना, मजा आ जाए चीजों को पढ़ने में, बस ये है मेरा कहने का मतलब। हाँ भाई, तो क्लियर मामला। ठीक है। हाँ भाई, यहाँ पे एसपी क्या कह रहे हैं मुझे समझ में मैं बैठा नहीं हुई, देखो हाँ लोग लेने की बात तो सही है, तो लोग तो लेना पड़ेगा मुझे, तो लोग तो मैंने ले लिया है, वैसे भी आपको पता है, तो लोग लेके मैं काम कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। चलो, मतलब यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, बाकी छोटी मोटी समस्या कोई है तो आप उसको अपने लेवल पर भी हल कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है ना। चलो, अब यहां तक मामला क्लियर है, अर्ध मोटाई हाफ थिकनेस कैसे निकालते हैं वो आपके दिमाग में एकदम क्लियर है, मामला सेट है, देख लो आप। ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है। अब मैं थोड़ा सा आगे चलूँ क्या? थोड़ा सा मैं आगे चल लेता हूँ भैया, आ जाओ, इसको मैं मिटा दूं। ये हमने इसको मिटा दिया है। अब 5 मिनट के लिए थोड़ी सी शांति रखो भैया, 5 मिनट के लिए थोड़ी सी शांति रखो और मेरी बातों को सुनते जाओ। अभी हमने क्या करा कि जो गामा किरणें थी ना, गामा रेडिएशन, उसके लिए काम कर रहे थे, आपको पता है, ठीक है। अब गामा
किरणों की पदार्थ के साथ अन्योन्य क्रिया जब करवाते हैं, छोटी सी हेडिंग है ये, गामा किरणों की पदार्थ के साथ अन्योन्य क्रिया, अन्योन्य क्रिया मतलब इंटरेक्शन करवाना, ठीक है। अब आप यहां पे ध्यान सुनना, एक तो मेरे पास में ये 3 लाइनें में डिवाइड कर रहा हूं यहां पे। गामा किरणों की जब पदार्थ के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे ना, तो मेरे पास में पहला जो इफेक्ट आएगा उसे कहते हैं अपन प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। दूसरा जो इफेक्ट आता है मेरे पास में वो है अपने पास में कॉम्पटन इफेक्ट, जो कि मैं आपको पहली यूनिट के अंदर सिखा चुका हूं, क्वांटम की कॉम्पटन इफेक्ट। और तीसरा जो इफेक्ट आता है वो है अपने पास में युग्म उत्पादन, पेयर प्रोडक्शन। क्या कहा मैंने इंग्लिश में? पेयर प्रोडक्शन, युग्म उत्पादन। अब देखो यार, क्लियर सी बात है, गामा किरणों की पदार्थ के साथ में इंटरेक्शन। अब देखो मैं आपको 100 बार बता चुका हूं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। कोई भी आपके पास मेटेलिक प्लेट है, अब उसके ऊपर आप प्रकाश को डालो या फिर गामा किरणों को डालोगे ना, तो यहां से इलेक्ट्रॉन का इमिटेशन होगा, इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो साफ सी बात है किसी भी सर्किट में अगर हम ये काम करवाते हैं तो वहां पर धारा, करंट निकलती है भैया, और उस करंट को क्या कहते हैं भैया? फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब भी गामा किरणों को प्लेट पर डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और इसी प्रोसेस को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। और कॉम्पटन इफेक्ट आप यहां पे पहली यूनिट में जो पढ़ के आए हो वो वाला कॉन्सेप्ट ये लगा सकते हो, उसी कॉम्पटन इफेक्ट को यहां पे लिख सकते हो। या फिर अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर आप बताना चाहो कि मेरे पास कॉम्पटन इफेक्ट के अनुसार मेरे पास फोटोन है, ठीक है। अब फोटोन मेरे पास में जो है, फोटोन के पास में जो आपका इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है ना, तो फोटोन और इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो एनर्जी ट्रांसफर होगा, ठीक है, उसे कहेंगे अपन कॉम्पटन इफेक्ट। कहने का मतलब कैसे हो, देखो भाई, सपोज करिए मेरे पास में ये आपका एक एटम है, ये परमाणु है, इस परमाणु के अंदर प्रोटॉन भी है आपका, ये रहा प्रोटॉन, बाहर की तरफ आपका ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी घूम रहा है। अब आपको पता है कि भैया जो एटम है मेरे पास में, ये परमाणु है, इस परमाणु में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सारे भैया हैवी फोर्स के साथ में जुड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे गामा किरणों को आपतित करवाया तो होगा क्या कि ये जो प्रोटॉन भाई साहब है ना, P+, ये इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं, और ये एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे, और इसी प्रोसेस को कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। पहली यूनिट में जाके पढ़ लो, आप डीप में पढ़ना चाहो कि व्हाट इज द कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है भैया। अब उसके बाद में युग्म उत्पादन, व्हाट इज द पेयर प्रोडक्शन, बहुत ही आसानी से समझा देंगे भैया कि भैया जब मेरे पास में फोटोन की एनर्जी, मैं बात कर रहा हूं यहां पे प्रोटॉन की बात नहीं कर रहा भैया, ठीक है। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको भैया। यहां तक किसी को दिक्कत है, किसी को भैया? हाँ भाई, यहाँ पे 1/2 का बता दो सर, ये एक्स के मल्टीप्लाई में है या नहीं है? अच्छा, पीछे वाले की बात कर रहे हो आप, तो एक्स के मल्टीप्लाई में है या नहीं है? अरे भैया वो 1/2 है ना, वो केवल आपका ये बता रहा है, जैसे मैंने कहा कि अगर मैं किसी मकान का पूरा हिस्सा जो है अगर मैं एक्स दिखाना चाहूं, और अगर मैं कहूं इस मकान को मैं आधा दिखाना चाहूंगा, तो मैं कैसे लिखूंगा? x1/2। तो वहां पे x1/2 वो नहीं है, ये x1/2 दिखा रहा है कि ये आधा मकान है।
ठीक है ना, वो वाली बात है, उसको समझो आप ध्यान से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे मेरी बात ध्यान सुनना, जो पेयर प्रोडक्शन है ना, पेयर प्रोडक्शन, इसमें क्या होगा, नाम से स्पष्ट है, युग्म उत्पादन, यानी कि यहां पर जोड़ों का निर्माण होगा। अब क्या है भैया कि जो आपका फोटोन है, जो आपका फोटोन है, ये फोटोन अगर इसकी एनर्जी का मान है, अगर 1.02 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट से ज्यादा होता है, तो ये किसी भी मैटर के साथ, जैसे कि ये आपका एटम है, इसी परमाणु के साथ में अन्योन्य क्रिया करके इलेक्ट्रॉन के साथ पॉजिट्रॉन का निर्माण कर देता है। जैसे कि ये आपका फोटोन है, सपोज करो, और फोटोन की एनर्जी आप लिखना चाहो भैया एच न्यू। ऊर्जा का क्वांटा क्या होता है, फोटोन ही तो होता है ऊर्जा का क्वांटा, और इसकी एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू। तो भैया ये जो आपका फोटोन है, ठीक है, ये मेरे पास फोटोन निकल के आ गया, जब ये फोटोन किसी भी मैटर से इंटरेक्ट करता है, अभिक्रिया करता है, इंटरेक्शन करता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन और इसके साथ साथ में ई प्लस भी बना लेता है, और जैसे ये ई प्लस बनाएगा तो आपको पता है इसे कहेंगे अपन पेयर प्रोडक्शन, यानी कि जोड़ों का इसने निर्माण कर दिया। बस ये तीनों कहानी थी। जब गामा किरणों का किसी भी पदार्थ के साथ में अपन इफेक्ट डलवाते हैं भैया, काम करवाते हैं, तो इसे कहते हैं अपन पेयर प्रोडक्शन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट। तो यहां तक आप मुझे कहानी बताओ कि आज तक की जो कहानी मैंने आपको समझाई, यहां पर किसी प्रकार की कोई समस्या है क्या? फिर आपको बहुत ही शानदार लॉजिक बताता हूं आपको मैं। ठीक है, अब कई बच्चों के दिमाग में अगर ये भी सवाल उठे कि सर फोटोन जो मेरे पास में है ना, हाँ भाई, पेयर प्रोडक्शन को कह रहे हैं कि एसपी सर दोबारा बता दो। भैया कुछ भी नहीं है, जो आपका फोटोन, अब कई बच्चे क्या कहेंगे, गुरुजी ये फोटोन जो है ना, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? देखो, आपने अगर न्यूक्लियर में यूनिट नंबर 4 पढ़ी है ना, तो शायद आपको इसके बारे में पता है। क्वांटम में यूनिट नंबर 1 आपने पढ़ी है, तो आपको इसके बारे में पता होगा कि जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पढ़ते हैं ना अपन, तो भैया फोटोन जैसे कि वही प्रकाश है, तो भैया प्रकाश जब आता है तो फोटोन की फॉर्म में आएगा, यानी कि एनर्जी एच न्यू को लेके आता है। तो भैया गामा किरणें बोल दो या फिर फोटोन बोल दो, बात बराबर ही है। फोटोन को लिखते हैं इस प्रकार, भाई देखो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, और ये होता है आपका गामा, जो अपन दिखाते हैं ना गामा, ये होता है आपका फोटोन। ठीक है ना, ये पता है आप सभी को? नहीं पता है तो इसलिए बता रहा हूं आपको, नहीं तो कई बच्चे बोलते हैं कि सर फोटोन को अपन लिखेंगे किस प्रकार से। अब देखो, एसपी कह रहे हैं कि सर पेयर प्रोडक्शन को समझाइए। देखो कुछ नहीं है भाई, आपका फोटोन है, और सपोज करिए इस फोटोन की एनर्जी का मान 1.02 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट से ज्यादा है। फोटोन का मान, फोटोन का मान नहीं, फोटोन की एनर्जी का मान। जब हम किसी भी परमाणु के ऊपर अब इसको लेके आएंगे और इंसिडेंट करवाएंगे गामा किरणों को, यहाँ पे फोटोन को, तो जैसे ये यहाँ पे आएगा ना, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को जैसे इमिट करेगा, उत्सर्जित करेगा। तो भैया इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के साथ साथ ये इसका एंटी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है, पॉजिट्रॉन ई प्लस, तो ये इसको भी साथ साथ बना लेगा, इसको भी साथ साथ उत्पादित कर देगा। क्या नाम है इसका, युग्म उत्पादन, पेयर प्रोडक्शन, यानी कि जोड़ों को बनाना। ई माइनस बना लिया तो ई प्लस साथ साथ बना लेगा। ये जब अपन फोटोन को किसी मैटर के साथ में इंटरेक्ट करवाते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं, या फिर आप कह सकते हो टक्कर करवाते हैं, तो ये मामला निकल के आता है। अब देखो सिंपल सी बात है यार, भाई किसी भी मैटर को
जब अपन गामा किरणों के साथ में इंटरेक्ट करवाते हैं तो भैया ये कहानी तीनों एक साथ होती हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव भी उसके अंदर होता है, कॉम्पटन इफेक्ट भी उसमें होता है, और पेयर प्रोडक्शन भी होता है। मतलब तीनों कहानी एक साथ होती हैं, लेकिन हमने इनको अलग अलग समझा ताकि हम चीजों को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकें। इसे तो कहते हैं फिजिक्स। ठीक है, चलो भैया, मुझे लगता है कि अब यहां तक तो मेरे हिसाब से आपके मामले में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, अच्छी बात है। अब जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका स्टार्ट होने जा रहा है भैया। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, फटाफट यहां तक लिखो। उसके बाद में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आपका स्टार्ट होने जा रहा है। अब हम पढ़ने वाले हैं डिटेक्टर। क्या पढ़ेंगे? संसूचक पढ़ेंगे। और इन संसूचकों में से भैया 3 नंबर का सवाल जो है डेफिनेटली हर साल एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। इस बात की 100% गारंटी है। क्या कहा मैंने? इस बात की 100% गारंटी है। आ जाओ भैया, ये मामला सेट है मेरे हिसाब से दिमाग में, है ना। अब जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होने जा रहा है वो टॉपिक वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भैया। क्या कहा मैंने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम डालो भैया बहुत ही शानदार तरीके से। टॉपिक का जो नाम है वो यहां पे लिखो। हाँ भैया, चलो आप लिख नहीं रहे हो, अच्छी बात है। नहीं लिख रहे हो तो नोट्स मैंने दे रखे हैं वैसे भी। चलो अब थोड़ी बहुत यहां पे सावधानी के साथ में बढ़िया तरीके से हेडिंग डालिए भैया। और ये क्या हेडिंग है? संसूचक। ठीक है, संसूचक। और संसूचक मेरे पास में है। इसको अगर मैं आपको बताऊं इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया? इंग्लिश में इसे कहते हैं डिटेक्टर। क्या कहते हैं इसको? डिटेक्टर। डीई, डिटेक्टर, संसूचक, डिटेक्टर। ठीक है, चलो भैया, अब ये मान के चलो कि अगर मैं यहां से लिख दूं कि एग्जाम 2023 के अंदर यहां से 3 नंबर का सवाल आएगा 101%, तो कोई बुरी बात नहीं होगी। संसूचक डिटेक्टर में से 3 नंबर का सवाल एग्जाम में आएगा 2023 के अंदर। ठीक है, लिख लो यहां पे 3 नंबर का सवाल आएगा यहां से। और अभी तक जो मैंने आपको ऊपर पढ़ा दिया उसमें से भी देखो, मैंने कहा कि बोर फॉर्मूला जो है 3 नंबर का सवाल बन जाता है अगर वो आ गया, लेकिन चांस इसके ज्यादा है। कभी कभार बहुत ही कम चांस होते हैं कि बोर का फॉर्मूला पूछ ले आपसे, लेकिन ये सवाल आपसे जरूर पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ये पूछा जाएगा ही जाएगा। ठीक है, चलो थोड़ा आगे चलते हैं। संसूचक डिटेक्टर के टाइप की अगर मैं बात करूं, इसके प्रकार की मैं बात करूं, तो मैं आपको बता दूं कि इसके 3 प्रकार हैं। ठीक है, इसके 3 प्रकार हैं। पहला जो प्रकार है वो है आपका गाइगर मूलर गणित। नहीं, ये तो बाद में लिखेंगे। पहला जो टाइप है ना वो लिखो आप एक बार। पहला जो टाइप है इसका वो है आइनन। आइनन गणितर, इसको इंग्लिश में डिटेक्टर बोल देते हैं, और हिंदी में संसूचक बोल दो या फिर गणितर बोल दो, बात बराबर ही है। आइनन गणितर।
आयनन संसूचक भी बोल सकते हो। सेकंड सेकंड है मेरे पास में अनुपातिक, अनुपातिक गणितर, इंग्लिश में कहेंगे प्रोपोर्शनल संसूचक या प्रोपोर्शनल डिटेक्टर, इसको कहेंगे आयनाइजेशन डिटेक्टर। और तीसरा जो मेरे पास में निकल के आता है वो है गाइगर मूलर गणितर, गाइगर मूलर गणितर। अगले 1-2 दिन के अंदर हम इन तीनों टॉपिकों को पढ़ेंगे। अपना ये टॉपिक, ये वाला और ये वाला, हम इन तीनों टॉपिकों को पढ़ेंगे अगले आने वाले दिनों के अंदर। और ये मान के चलो कि भाई 3 नंबर का जो पूरा मैटर है आपका यहीं से एग्जाम में आने वाला है। बात क्लियर है ना? किसी प्रकार को, किसी भी प्रकार की किसी को समस्या है मेरे हिसाब से नहीं होगी। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भैया, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? आयनन गणित्र को इसे कहते हैं अपन आयनाइजेशन काउंटर, इंग्लिश में बोले तो यहां पे लिख लो भैया पर्सनली अपन काउंटर। ठीक है, आयनाइजेशन काउंटर, इसको बोलते हैं अपन प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल काउंटर। और भैया इसको तो सिंपल वही बोलेंगे जो इसका नाम है, गाइगर और मूलर, गाइगर मूलर काउंटर। इसको हिंदी में गाइगर मूलर गणित्र बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, और इसका पर्सनल शॉर्टकट नाम अगर मैं आपको बताऊं, इसको बोलते हैं जीएम काउंटर, जीएम काउंटर, गाइगर मूलर गणित्र जीएम काउंटर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये तीनों जो है ना, और इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट है आपका ये गाइगर मूलर जो गणित्र है, ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बताओ भैया यहां पर किसी को समस्या है? मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है। गाइगर मूलर गणित्र, जीएम काउंटर बोल दो, प्रोपोर्शनल काउंटर बोल दो, अनुपातिक गणित्र बोल दो, या फिर आयनन गणित्र बोल दो, आयनाइजेशन काउंटर बोल दो, ये तीनों को पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा बहुत ये बता देता हूं कि वो मतलब एक्चुअली में काउंटर होता क्या है। जो संसूचक, डिटेक्टर, काउंटर, जो भी आप नाम ले रहे हो, एक्चुअल में ये होते क्या है, इनका काम क्या है। ठीक है, चलो भैया एक काम कर लेते हैं, आ जाओ। टाइप वाइप तो पता चल गया आपको? ठीक है भाई, एक बात बताओ, इसका नाम क्या है? संसूचक, डिटेक्टर, काउंटर। ठीक है भाई, मैं तो हिंदी में एक वर्ड जो है ना अपने पास में, संसूचक, इसी से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। संसूचक, डिटेक्टर, भैया सिंपल सी बात है कि जैसे मान लो कोई लोहे की चीज है, लोहे का कोई टुकड़ा है। अब आपको पता है हमारे पास में काफी सारी डिटेक्टर मशीन आती हैं, और उन डिटेक्टर मशीनों की सहायता से हम लोहे के टुकड़े, छोटे छोटे चुंबक के टुकड़े, ठीक है, या फिर छोटी जो आल पिंस होती हैं, इनको ढूंढने के लिए हम डिटेक्टर्स की इनकी सहायता लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, उस उपकरण की सहायता से हम क्या कर रहे हैं, हम चीजों को खोज रहे हैं, हम पहचान रहे हैं। जैसे कि सपोज करो अब डिटेक्टर है, और सपोज करो वो डिटेक्टर केवल लोहे की चीजों को ढूंढता है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि लोहे की चीजों को वो डिटेक्टर तुरंत पहचान लेगा, उसकी खोज कर लेगा, उसको देख लेगा। तो भैया वही काम यहां पर संसूचक डिटेक्टर का है। किसके अंदर? न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर है, कि जो आपकी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं, सपोज करो उनमें अल्फा, बीटा, गामा और भी पार्टिकल्स बहुत सारे होते हैं। जब इनकी रिएक्शंस करवाई जाती हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन, नाभिकीय अभिक्रियाएं, तो भैया इनमें बहुत सारे पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं, इमिट होते हैं। तो भैया उन पार्टिकल्स की पहचान करने के लिए, उनको मतलब पहचानने के लिए, उनकी खोज करने के लिए कि भैया पार्टिकल यहां पर लिया गया है तो कौन सा लिया गया है, ठीक है, कौन सा टूटा है, कौन सा ब्रेक हुआ है, कौन सा बना है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। तो उस रिएक्शंस के अंदर
पहचान करने के लिए कि पार्टिकल कौन सा है, कहाँ गया, कितनी वेलोसिटी से गया, सब कुछ डिटेक्ट करने के लिए हम डिटेक्टर्स पढ़ते हैं, संसूचक को पढ़ते हैं, और यही काम होता है इसका। और उन्हीं के आधार पर जैसे 3 प्रॉपर्टी के बनाए थे मैंने, एक तो अपने पास था आयनन, आयनाइजेशन, दूसरा मेरे पास में अनुपातिक प्रोपोर्शनल, और तीसरा गाइगर मूलर गणितर। ये 3 मेरे पास में संसूचक आते हैं और इन्हीं को पढ़ेंगे। और इनका अलग अलग, देखो भाई सिंपल सी बात है, काम तो वही है, पार्टिकल्स को पहचानने का तरीका, उनको खोजने का तरीका, लेकिन उनका रीजन, उनका जो क्षेत्र है ना वो चेंज हो जाएगा। उनका जो रीजन है, जो क्षेत्र है, वो आपका बदल जाएगा कि भैया किस किस रीजन में आपके ये जो गणित्र है, काउंटर्स आपके काम करेंगे, तो उसके हिसाब से काम करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता ही है, गाइगर मूलर गणित्र है। ठीक है भैया, चलो। तो मुझे लगता नहीं है कि किसी बच्चों की समस्या होगी, और मुझे लगता भी नहीं है कि हम डिजिटल बोर्ड के माध्यम से इस टॉपिक को आज तो शुरू नहीं कर पाते, क्योंकि मुझे पता है कि इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है, और जल्दीबाजी में टॉपिक पढ़ा देंगे ना ये वाला टॉपिक, तो आपके 3 नंबर का जो मामला है वो स्किप हो जाएगा। इसलिए मैं जानबूझ के इस टॉपिक को बहुत ही धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, आराम आराम से। ठीक है भैया। और आज कितनी हो गई भैया, 3 तारीख होगी ना आज, तो कल 4, 5, 5 से मैं आपकी सॉलिड चालू कर दूंगा। और सॉलिड एक तो या तो लाइव पढ़ा दें, ठीक है, या तो बाद में पढ़ा देंगे, सॉरी बाद में नहीं, या तो लाइव पढ़ा देंगे, या फिर आपके पास रिकॉर्डेड क्लासेस सॉलिड की भी आना चालू हो जाएंगी। कब से? आपकी 5 तारीख से। ठीक है, तो फिर दोनों जो बुक हैं आपकी, सॉलिड की और न्यूक्लियर की, दोनों को हम साथ साथ पढ़ते चलेंगे फटाफट से। और जैसे ही लगेगा कि सिंपल टॉपिक आया है, फटाफट से कवर कर लिया जाए, तो मैं उसको अपने हिसाब से कवर करवा दूंगा। लेकिन मैं, देखो ईमानदारी की बात है, मैंने आपसे पैसे लिए हैं ना, तो मैं आपको इतना कंटेंट प्रोवाइड करवाना चाहता हूं कि बीएससी का जो पेपर आपका आए सामने, और ईमानदारी से पूरे टॉपिक आपने पढ़े जो मैंने पढ़ाए हैं, एक भी सवाल आपके पेपर में बाहर नहीं जाए। बस इतना मैं देना चाहता हूं आपको। शायद आपको लग रहा होगा कि उतना तो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं आपको, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, और देखो चीजों की एक्स्ट्रा नॉलेज लेने के लिए तो आप कहीं पर किसी भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर लोगे ना, कोई सा भी इंस्टीट्यूट, महंगे से महंगा, मतलब 10,000 फीस भी अगर आप फिजिक्स की दे दोगे ना, तो वहां पर भी आपको डीप नॉलेज तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। अब बीएससी का सिलेबस है तो बीएससी के टॉपिक को ही पढ़ाएंगे। एक्स्ट्रा नॉलेज लेने के लिए आपके पास यार गूगल पड़ा है, गूगल करिए। आपको अगर रिसर्च करनी है, पढ़नी है, तो भैया खुद से पढ़िए उन चीजों को। कोई भी टीचर कभी भी कुछ नहीं बताएगा एक्स्ट्रा, आपको जो सिलेबस में है वही बताएगा, है ना। छोटी मोटी बात बता सकता है, लेकिन आपके मन में पता नहीं अतरंगे सवाल चल रहे हैं, कुछ भी आपके मन में सोच रहे हो, तो भैया उन सवालों के जवाब तो आपको खुद ही ढूंढने पड़ेंगे। और देखो वास्तव में बताऊं आपको सही बात, अगर आप खुद ढूंढते हो उन सवालों के जवाब, तो फिर आपका जो नॉलेज है ना वो नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। अगर आप ये चाहते हो तो, अगर आप नहीं चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, आराम से बैठो, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, रील्स देखिए, सोर्स देखिए और मस्त रहिए। क्यों फालतू टेंशन लेनी। हाँ देखते हैं, कल भी इसी पे पढ़ाने का, मतलब इस पे पढ़ाने का मेरा मेन मोटिव क्या है कि मैं चीजों को लिख लिख के एक्सप्लेन करूं। ठीक है, और साथ साथ में बात करते हैं, जैसे कि डिटेक्टर है, अब सन सूचक को मैं डायग्राम के माध्यम से, ठीक है, डेरिवेशन जो भी होगा उसको सीधा तरीके से समझाऊंगा आराम आराम से, ताकि डिटेक्टर आपके शानदार तरीके से समझ में आए। ठीक है ना। चलो भैया, तो आज के लिए इतना ही, और आज के लिए यही पढ़ेंगे भैया। ठीक है, फिर कल पढ़ते हैं। काफी क्लास हो गई, 1 घंटे की क्लास तो हो गई मेरे हिसाब से, है ना। हाँ भाई, यहाँ पे एसपी कमेंट कर रहे हैं सर, कोई भी नहीं समझा सकता आपकी तरह, बस यही मोटिवेशन मेरे को चाहिए होता है। डेली अगर आप ये 2-3 कमेंट कर दो तो अपनी एनर्जी वैसे कम नहीं होती है। ठीक है भैया, तो आज के लिए इतना ही।